हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 10 का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चैप्टर 10 के सेक्शन 10.2 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और पावर ऑफ अ टेस्ट। बट फर्स्ट वी विल सी कि चैप्टर जो 10 है वो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे है। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस hypothesis testing, right? So what hypothesis testing? So in order to understand hypothesis testing, first we need to know कि अगर हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के एरर समझने हैं हमें, फर्स्ट वी नीड टू नो कि हाइपोथेसिस होता क्या है। For those of you who understand what hypothesis is or type 1, type 2 error क्या होते हैं and power of a test, you can skip this part of the video and directly go to the part where I am solving the questions. And if you already are comfortable with questions from the book, or for that matter difficulty of the questions which are almost to the difficulty of the questions which are given in the book, अगर आप उस difficulty तक comfortable हैं तो you don't need to watch this tutorial. I am making another video on Z test, P test and T test. You can skip this one and watch that video. For those of you जो समझना चाहते हैं for those of you who want to understand what hypothesis means or type 1 type 2 error सही तरह से नहीं पता, you can see this video. तो usually हम hypothesis की जो definition करते हैं तो it is defined like a claim which need to be tested, right? एक ऐसी statement जिसका experimental evidence नहीं हो, which needs to be tested. Anything, for example, if I say कि average age GIK में all students की वो 20 years है, तो this is a hypothesis. So there are two types of hypothesis. एक को हम null बोलते हैं and second one is called alternate hypothesis. Let's see what null hypothesis really is. So null hypothesis को usually H0 से लिखते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ null hypothesis की, जो भी मैंने बोली। For instance, I say average age of GIK students, अब ये hypothesis है because I haven't tested, is 20. So this is a hypothesis, right? अब इसको null hypothesis बोलते हैं। I'm going to explain in a minute कि null hypothesis से क्या मतलब है. And then there is this one which is we call H1, which is alternate hypothesis. इसको हम alternate बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंज करता है null hypothesis को. For instance, some of you will say average age of GIK students, आप ये कह सकते हो कि वो 20 के इक्वल नहीं है, बल्कि you can say like it is greater than 20, right? So let me use maybe here greater in a different color. तो आप ये कह सकते हो कि एवरेज एज जो है वो ग्रेटर है, 20 नहीं है। अच्छा, ग्रेटर है तो कोई और बंदा ये भी कह सकता है कि लेस देन 20 है, राइट? अब एक बंदा कह रहा है ग्रेटर देन 20 है, कोई और कह सकता है लेस देन 20 है, या ये भी कह सकते हैं नॉट इक्वल टू 20, राइट? तो मेरा क्लेम ये था कि एवरेज एज 20 है. इट कैन बी चैलेंज इन 3 वेज, राइट? या ये कह सकते हो आप ग्रेटर देन 20 है, लेस देन 20 है, या नॉट इक्वल टू 20 है. ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल. तो इसमें H1 में ये 3 तरह की ऑप्शंस हो सकती हैं. तो लेट मी राइट इट इन मोर कंक्रीट फॉर्म. तो जो क्वेश्चंस के अंदर हम लिखेंगे, इन एवरी क्वेश्चन नल हाइपोथेसिस लाइक दिस, हम लिखेंगे H0, और ये हमेशा वो स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन में
जिसमें क्लेम में, उस स्टेटमेंट में क्लेम में इक्वल है। जैसे यहाँ पे एवरेज एज है, लेट्स कॉल दिस एवरेज एज म्यू। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि म्यू 20 है, तो इक्वल वाली स्टेटमेंट होगी। यू मस्ट रिमेंबर कि जिस स्टेटमेंट में इक्वल है वो नल होगा, ठीक है। अच्छा, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये इक्वल नहीं हो सकता। तो वी कैन से कि तीन पॉसिबिलिटीज है। म्यू ग्रेटर देन 20 भी कोई हो सकता है हाइपोथेसिस। दूसरा हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि एज लेस देन 20 है। एंड थर्ड वन इज के इट्स नॉट इक्वल टू 20, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड, बोथ ऑफ दीज कॉल्ड वन साइडेड हाइपोथेसिस, और इसको हम टू साइडेड बोलते हैं। तो बिकॉज ये सिंगल साइड है, I will explain more in following questions, but let me just write it here. ये कहलाता है one sided. Let me write it like this. तो ये right sided hypothesis है, alternate की बात कर रहा हूँ। right sided H1, ये left sided है, और इसको हम वन साइडेड दोनों को बोलते हैं, ठीक है। वन साइडेड H1, और फाइनली जो लास्ट वाला है वो टू साइडेड है, ठीक है। Because in this mu can be greater or both less, तो दोनों हो सकता है। तो it is two sided, ये टू साइडेड हाइपोथेसिस है। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जब एरर कैलकुलेट करेंगे ना, यू नीड टू फाइंड आउट दीज हाइपोथेसिस कि नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द टाइप्स ऑफ द एरर्स। नाउ लेट्स in 10 section 10.2, in section 10.2 there are three things you can be asked. तीन क्वेश्चंस हैं, तीन चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन बी आस्क्ड टू कैलकुलेट। फर्स्ट है कि टाइप वन एरर, आप कैलकुलेट करो कि टाइप वन एरर क्या होता है। टाइप वन एरर, ओके, ये क्या होता है। सो दिस वी रिप्रेजेंट विद अल्फा, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज व्हाट, ये टाइप वन एरर बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है। वी कैलकुलेट, आपको याद होगा जब हम प्रोबेबिलिटी जो है ना, जब भी कैलकुलेट करते हैं तो रैंडम वेरिएबल की कैलकुलेट करते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन इट इन लेंथ जब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आएगा, हम लिखेंगे टाइप हाइपोथेसिस इस तरह, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हाइपोथेसिस आएगा, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप वन एरर की डेफिनेशन ये है, व्हेन H0 इज ट्रू। H0 जो नल हाइपोथेसिस है वो स्टेटमेंट ट्रू है, बट हम उसको फॉल्स कर रहे हैं तो गलती से। तो व्हाट वी डू इज, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आएगा तो हम ये कर रहे हैं कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम एरर कमिट कर रहे हैं, because it null hypothesis was true but we are saying it is false, so ये एरर है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, टाइप टू एरर में इसका उलट होगा। तो यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट, बस ये याद रखें कि H0 इज ट्रू होता है अल्फा में, बाकी सारी चीजें इट कम्स नेचुरली। तो बेटा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी but it is completely opposite of alpha। तो अल्फा में H0 ट्रू था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H0 फॉल्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा, लेट मी राइट H0 इज फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे H0 आएगा स्टेटमेंट में, और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आएगा। तो मैं रैंडम वेरिएबल लिखूंगा, आई विल राइट रैंडम वेरिएबल लाइक उस रीजन का रैंडम वेरिएबल लिखूंगा जब मैं डू नॉट रिजेक्ट करूँ, या डू नॉट लिख लें,
बट मैं आप आसानी के लिए एक्सेप्ट H0 लिख लेता हूँ, बट इन ऑर्डर टू बी प्रिसाइज मुझे लिखना चाहिए डू नॉट रिजेक्ट H0, ठीक है। फाइनली जो क्वेश्चन हो सकता है, it can be asked like calculate power of a test. So power of a test is very simple. uh, Power of a test, let's call this POV power. ये हम बेसिकली टाइप 2 एरर से ही निकाल सकते हैं। टाइप 2 एरर कैलकुलेट करें और 1 में से माइनस कर दें तो ये पावर होती है टेस्ट की। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप 1 एरर। अच्छा, टाइप 1 एरर में दो कैटेगरीज बनती हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन के दो कैटेगरीज कौन सी है, 1 कैटेगरी 2। 1 में, टाइप 1 में ये होगा कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन होंगे। तो लेट मी राइट लाइक दिस, एक्स क्रिटिकल। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं एक बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स होते हैं। एक्स क्रिटिकल गिवन होंगे एंड यू नीड टू फाइंड alpha. Let me write in different color. तो x critical आपको गिवन होंगे और आपने एरर फाइंड करना होगा। And in the second type of the questions, what you need to do is आपको ये ना अल्फा गिवन होगा, उलट अल्फा गिवन होगा and then you will ask to find these critical points. So these are the two types. So be aware of this. तो मैं इन दोनों को टाइप्स के क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। अगर once again if you are comfortable with the exercise, you don't need to do you don't need to see the tutorial, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बट इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक तो आप ये ट्यूटोरियल देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क, बेसिकली आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। All right. So what the question asks is, if you couldn't solve, and manufacturer of a certain brand of rice cereal claims that the average saturated fat content does not exceed 1.5 grams per serving. So this is a claim, right? लेकिन हमने अभी ये पढ़ा था कि H0 इक्वल होता है ना, तो इसमें डज नॉट एक्सीड लिखा हुआ है, तो इट क्रिएट सम डाउट। बट देखते हैं आगे। स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस to be tested this claim and determine where critical region is located. So let me write first H0। हमें क्या लिखना है, null hypothesis लिखना है और H1 लिखना है। अब इसमें एक ही क्लेम है ना, और उसमें भी लिखा हुआ है डज नॉट एक्सीड 1.5 जो एवरेज है। सो आई विल राइट के एवरेज म्यू जो है डज नॉट एक्सीड मतलब मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1.5 ग्राम से इक्वल और लेस है, ठीक है, 1.5 ग्राम्स। अब ये तो मैंने नल लिख दिया है, बट द थिंग इज नल में तो लेस देन नहीं आता, तो लेट आई विल एक्सप्लेन इन अ मोमेंट। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होगा वो म्यू ग्रेटर देन 1.5 ग्राम्स। अच्छा, इसमें सिर्फ बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल स्टेटमेंट गिवन, जो एक क्लेम था वो फर्स्ट लाइन में, तो हम करेंगे ये जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी, क्वेश्चन आएगा तो हम इसको इक्वल लिख लेंगे। तो यूजली ये मैंने कहा कि नल हाइपोथेसिस की प्रैक्टिस ये हम इक्वल, तो क्लेम ये है हमारा कि जो सीरियल है उसका एवरेज वेट 1.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो नल हाइपोथेसिस में मैंने कहा इक्वल लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1.5। तो इसका अल्टरनेट क्या बनेगा, अल्टरनेट ग्रेटर देन 1.5 होगा क्योंकि लेस देन नल हाइपोथेसिस में इंक्लूडेड है।
तो I will always encourage you guys to in type calculating type 1 type 2 error इस तरह की डायग्राम बना लो। तो जहाँ पे नल हाइपोथेसिस ट्रू है वो रीजन, और जहाँ पे ये फॉल्स है जिसको क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। क्रिटिकल रीजन वो है जहाँ पे नल हाइपोथेसिस फॉल्स है। तो ये वो रीजन है जहाँ H0 ट्रू है, और ये वो रीजन है जहाँ H0 false, यहाँ पे H0 false है। तो when H0 is true, we have mu is equal to 1.5, and when H0 is false, ये critical region है, mu is equal to 1.5. If you see, this is one-sided, right-sided hypothesis. तो ये one-sided है. If you are confused, fair enough, हो सकती है confusion, but let's see, let's try to solve more questions and see if you can now identify H0 and H1. Try to pause the video. करना आपने ये है कि आपने H0 लिखना है, और then you will write H1, और फिर ये बताना है कि critical region किधर है, वन साइडेड है, लेफ्ट राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है या टू साइडेड है। So basically you need to do this. आपको ये अगर तो ये डबल रीजन वाला टू साइडेड हाइपोथेसिस है तो इस तरह की कोई फिगर बनानी है जिसमें आपको क्रिटिकल रीजन यहाँ पे H0 ट्रू है ये लिखना है, यहाँ पे H0 फॉल्स है और यहाँ भी H0 फॉल्स। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अब देखें, अ रियल स्टेट एजेंट क्लेम्स, यहाँ पे क्लेम आ गया that 60% of all private residences being built today are 3 bedrooms. तो वो क्लेम ये कर रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज, वो 0.6 है for 3 bedroom homes. So this is a claim. To test this claim, a large sample of new residents is inspected. The proportion of these homes with 3 bedroom is recorded and used as test statistic. इसको टेस्ट करने के लिए सैंपल ड्रॉ किया और उसमें चेक करते हैं स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस तो 0.6 है, तो अल्टरनेट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन लिखूं या लेस देन। इफ यू गेस इट्स नॉट इक्वल टू 0.6 then you are correct. Why? Because जो इस H0 को स्टेटमेंट चैलेंज कर सकती है वो ये स्टेटमेंट है कि जो घर हैं वो 60% नहीं है, वो 60% से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। सो देयर आर 2 क्रिटिकल रीजन्स। तो यहाँ पे P जो है वो यहाँ पे P when H0 is true, P is 0.6, and when H0 is false या less than 0.6 हो सकती है या P greater than 0.6 हो सकती है। Okay, so now let's start calculating. Before that, once again there is this question of in order to you to be very comfortable with null and alternate hypothesis, आप इसको pause करें और देखें, बताएं कि null और alternate hypothesis करेक्ट लिखें। अगर करेक्ट लिखे हैं तो टू साइडेड कौन सा है, राइट साइडेड कौन सा है, हाइपोथेसिस लेफ्ट साइडेड कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे चेक किए है ये इक्वल आ रहा है और ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो ये करेक्ट है। एंड एज यू कैन सी दिस इज टू साइडेड हाइपोथेसिस बिकॉज इसमें अल्टरनेट में नॉट इक्वल आ रहा है। सेकेंड वन, H0 is not equal greater than 10, तो इसमें इक्वल आना चाहिए, तो B is not correct स्टेटमेंट, और अल्टरनेट में 10 नहीं आ सकता, इक्वल नहीं आ सकता, तो B तो करेक्ट हाइपोथेसिस नहीं है। व्हाट अबाउट C?
तो सी में इक्वल आ रहा है नल में और H1 में नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये करेक्ट है। और वंस अगेन अल्टरनेट में नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये टू साइडेड होगा। इस 50 से ग्रेटर और लेस दोनों तरह से ये एवरेज चैलेंज हो सकती है। व्हाट अबाउट फोर्थ वन? H0 इज इक्वल टू 0.1, H1 में भी इक्वल आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ये हाइपोथेसिस करेक्टली स्टेटेड नहीं है। लास्ट वाला H0 में जो वेरिएंस है S इज इक्वल टू 30 इक्वल आ रहा है और ये ग्रेटर आ रहा है, तो ये करेक्ट। ये और ये कौन सा वन साइडेड टू साइडेड? ये वन साइडेड है और राइट साइडेड हाइपोथेसिस है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो हाइपोथेसिस को, because if you make a mistake in writing the hypothesis, सारा क्वेश्चन गलत होगा। तो it's very important to pay attention कि आप null और alternate hypothesis correctly लिखो। So let's start solving some questions। तो पहले हम type 1 error के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो if you remember मैंने आपको बताया था कि type 1 error में दो तरह के क्वेश्चन होंगे। So if you see, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, कि type 1 error has two type of questions। एक में आपको टाइप 1 एरर कैलकुलेट करना होगा और दूसरे में टाइप 1 एरर गिरा होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। एंड व्हाट आर दीज क्रिटिकल पॉइंट्स? दीज क्रिटिकल पॉइंट्स आर फॉलोइंग, जो अभी हमने इस अनालोर में कर रहे थे, वो पॉइंट्स जो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जहां पे चेंज होता है। तो x बार c, लेट्स कॉल दीज पॉइंट्स x बार c। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स, हाउ वी कैन फाइंड दीज, और ये क्वेश्चन में गिवन होंगे जब आपने टाइप 1 एरर कैलकुलेट करना है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, व्हाट आई एम सेइंग रियली मींस। तो बस आपने याद जो डेफिनेशन रखनी है वो टाइप 1 एरर की ये, और मैं जो कैलकुलेट पहले करने जा रहा हूँ ना, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट टाइप, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपने टाइप 1 एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट मी राइट दिस, ये टाइप 1 एरर की डेफिनेशन है, ये हमने लिख लिया। ओके, तो ये किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए व्हेनेवर यू आर गिवन सच ए क्वेश्चन, तो आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑलवेज राइट द डेटा। मैं व्हाट आई वुड से, ऑलवेज राइट H0 एट H1 फर्स्ट। तो यहाँ पे H0 गिवन है और H1 ये गिवन है, तो लेट्स राइट दीज H0 एंड H1। तो ऑलवेज डू दिस कि आप H0 लिख लो, और इसमें डायरेक्टली गिवन है म्यू इज इक्वल टू 12, और जो H1 है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, this is mu is equal less than 12। तो now you can see this is one sided hypothesis, तो इसमें जो एरर होगा वो भी वन साइडेड होगा, एंड यू कैन सी कि लेस देन है तो ये लेफ्ट साइडेड होगा। अच्छा, जब आप नल लिख लो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस। अगर नहीं भी करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे कर लो तो आई होप सो आप मिस्टेक नहीं वो करोगे, कमिट नहीं करोगे। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप ये बॉक्स बना लो, ऐसा बॉक्स, ठीक है। और इसमें तीन रीजन, बिकॉज इट्स वन साइडेड, तो वन साइडेड में दो रीजन्स बना लो, अगर टू साइडेड हो तो तीन बना लेना। तो एक में हम क्या इस रीजन्स में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे H0 जब ट्रू है, और यहाँ पे H0 फॉल्स, ये लिखेंगे। और ये एक्स बार, एक्स एक्सिस पे एक्स बार, यानी फर्स्ट ये वाला बॉक्स H0 ट्रू के लिए और ये बॉक्स फॉल्स के लिए। तो जो फॉल्स के लिए होता है उसको क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। तो लेट मी
पेंट दिस क्रिटिकल रीजन इन अ डिफरेंट कलर। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट्स लिख लो अंदर। H0 true means mu is equal to 12 और H0 false mean इस केस में mu is less than 12। ठीक है, बिकॉज ये गिवन है अल्टरनेट में, लेफ्ट साइडेड हाइपोथेसिस है। तो अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस मुझे जो चाहिए पॉइंट्स, इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। अब वो क्रिटिकल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर दीज क्रिटिकल पॉइंट्स। जहाँ पे नल से अल्टरनेट वाला बॉक्स है ना, ये जो पॉइंट है एक्स बार सी, ये चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अल्फा। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। द क्रिटिकल रीजन, जो क्रिटिकल रीजन स्टार्ट होता है ना, वो होता है 11.5। तो ये पॉइंट 11.5 है। नाउ लेट्स कैलकुलेट अल्फा। तो अल्फा कैलकुलेट करते हैं हम। ये प्रोबेबिलिटी है। पहले बॉक्स में आप देखो रैंडम वेरिएबल आएगा और दूसरे में हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट आएगी। तो लेट मी राइट लाइक दिस, हाइपोथेसिस H0 इज ट्रू। तो H0 क्या है, म्यू इज इक्वल टू 12। तो ये तो H0 आ गया। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आ गया। तो रैंडम वेरिएबल उस रीजन का आएगा जहाँ क्रिटिकल रीजन का, जहाँ पे नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो ये है। तो हम रैंडम वेरिएबल क्या लेंगे कि हम लेंगे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से लेस। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी एक्स बार लेस देन 11.5। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है एक्स बार की। ओके, सो व्हाट आई कैन राइट लाइक दिस, आई कैन प्रोबेबिलिटी हम रैंडम वेरिएबल की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आई विल राइट एक्स बार लेस देन 11.5 और मैं म्यू इज इक्वल टू, अपने आप को याद करवाने के लिए, जब कब ट्रू है, जब म्यू इज इक्वल टू 12। तो अब सिर्फ ये कर रहे हैं कि इसको सॉल्व कर लेना है। हमें पता है एक्स बार आई कैन कन्वर्ट इनटू जी। अगर आपको याद हो, जी जो होता है वो एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। तो ये जी, तो इसको मैं जी में कन्वर्ट करूंगा और फिर सॉल्व कर लूंगा। तो एक्स बार प्रोबेबिलिटी है, इसको जी में कन्वर्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट जी मुझे एक्स बार चाहिए जो गिवन है, म्यू चाहिए यहाँ की गिवन है, सिग्मा और एन नहीं है मेरे पास। तो लेट्स राइट सम वैल्यूज ऑफ सिग्मा। सिग्मा जो होगा वो ये यहाँ पे गिवन होना चाहिए, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 और जो सैंपल साइज है आई शुड बी गिवन विथ। तो एन कितना सैंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू 4 स्पेसिमेंस हम ले रहे हैं। तो ये देखो a random sample of 4, तो n जो है वो 4 होगा। तो अब मैं इसको g में कन्वर्ट कर लेता हूँ, x बार लेस देन, अब g ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, x बार माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय सिग्मा है 0.5 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। और आप इसमें यू कैन कैलकुलेट नाउ, सॉरी आई हैव रिटन हियर x, जबकि मैंने z में ट्रांसफॉर्म कर ली इक्वेशन, तो आई शुड हैव रिटन हियर z because now the equation is translated into z। or now you can basically calculate the number, और यहाँ से टेबल से from z table you can calculate alpha, आपको alpha मिल जाएगा टाइप 1 है। So this is how you basically calculate. You can revise it, pause the video, try to think about it, खुद से solve करने की कोशिश करें। तो I hope so you will be able to do it। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करवाऊंगा। इसमें क्या था, इसमें आपको x क्रिटिकल गिवन था, क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट रिमेंबर
जिस जो नल हाइपोथेसिस के ट्रू और फॉल्स के बीच में होता है, दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टूवर्ड्स राइट H0 is true, towards left H0 is false, जहाँ पे बेसिकली हम सैंपल को देख के अपना डिसीजन बदलते हैं, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो x बार गिवन था, we were given with x bar and we calculated alpha, बट टाइप ये टाइप 1 है। टाइप 2 के क्वेश्चंस वो हैं कि हमें देखें टाइप 1 एरर गिवन होगा और हमने ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले होंगे एक्स बार से। लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट। तो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया, इसमें हमने कैलकुलेट किया था अल्फा, राइट। तो लेट्स सपोज कि अल्फा जो कैलकुलेट किया वो आया 0.01, ठीक। Now इस क्वेश्चन में 0.01 नहीं आया था, बट दिस क्वेश्चन है आस्क 9.4 हम सॉल्व करने लगे हैं कि लेट्स सपोज अल्फा जो है इट इज 0.01। अब आपने फाइंड द बाउंड्री ऑफ द क्रिटिकल रीजन। जो क्रिटिकल रीजन था यानी ये जो बाउंड्री थी, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। वो हमें पहले क्वेश्चन में गिवन थी, ये एक्स। Now we need to find this, हमें नहीं पता ये x से। The only thing we know, x bar c we don't know. The only thing we know is alpha जो है वो है 0.01 and of course we are given with standard deviation etc etc. तो हम लिख लेते हैं, चले। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है क्वेश्चन 9.2 में, which is 0.5, or then mu is given 12, then n is given, in last question you can see n is 4 and alpha is given. ये चीजें given है and we need to find xc. Now according to the definition of मैं यही डेफिनेशन जो मैंने यूज की थी अल्फा की वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। I will copy this alpha और यहाँ से देखेंगे हम कि टाइप 1 एरर गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। वी कैन कैलकुलेट xc। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। अल्फा जो गिवन है हमें 0.01 है, मैं लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी जो है वो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे आएगा इस रीजन का, तो वो आई डोंट नो। सो व्हाट आई कैन डू इज, अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखो मैंने इसको z में ट्रांसफर, तो जो क्रिटिकल निकालनी है वैल्यू यू विल ऑलवेज फाइंड लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ z। तो मैं निकालूंगा, बिकॉज ये लेफ्ट हैंडेड है तो यहाँ पे लेस देन लिख लेता, अगर ये राइट हैंडेड होता तो ग्रेटर देन होता, और अगर ये दोनों होता तो फिर मैं ऐड करता लेस देन और ग्रेटर देन को। तो ये ओनली लेफ्ट हैंडेड है तो मैंने लेस देन लिखा एंड देन आई विल राइट x बार c, z की ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं, माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। इसमें अब इस क्वेश्चन में देखो व्हाट वी हैव गिवन विथ, हमें म्यू भी पता है, हमें सिग्मा भी पता है, हमें n भी पता है, what we don't know is x bar c. So is there a way to calculate this? In other words क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, what value of z, हमारे पास क्या वैल्यू है, what value of z, हमारे z की कौन सी वैल्यू है, हम ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहे हैं, जो gives probability
प्रोबेबिलिटी अल्फा ऑफ 0.01। तो आप इसको यूं भी समझ सकते कि ये इक्वेशन ये बता रही है कि व्हाट वैल्यू ऑफ z, हमें कौन सी वैल्यू z जो xc पे डिपेंड कर रही है हमें प्रोबेबिलिटी देगी 0.01 के इक्वल। तो फिर आई कैन कैलकुलेट लाइक दिस 0.01। तो मैं इसको यूं कैलकुलेट करूंगा, आई विल राइट इस इक्वेशन से x बार c माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर n। ठीक है, रिमेंबर दिस इज अ z वैल्यू, ये z की वैल्यू है। ठीक है, ये इक्वेशन प्रोबेबिलिटी में है बिकॉज देखो राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी और लेफ्ट साइड पे प्रोबेबिलिटी है। एंड यू नो फ्रॉम मैथमेटिक्स कोर्सेज और फिजिक्स में भी आप ये पढ़ते रहे हो कि दो साइड्स का भी इक्वल हो सकती है जब दोनों के यूनिट सेम हो। तो इधर भी राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी है, लेफ्ट पे भी। अगर मैं z की फॉर्म में ये इक्वेशन लिखना चाहता हूँ जो कि अंदर लिखी हुई है, तो राइट साइड वाला z लेफ्ट साइड के z के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है अल्फा। सो इज देयर अ वे कि मैं यहाँ पे अल्फा की बजाय z लिख लूँ? तो आप ऐसा करो कि z टेबल में जाओ, अल्फा की ये वैल्यू देखो 0.01 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z वैल्यू निकालो। तो अब ये इक्वेशन मैं z की फॉर्म में लिख लूंगा। तो मैं z टेबल में जाऊंगा, 0.01 के लिए मैंने -2.33 वैल्यू निकाल ली है। ठीक है जी, ऑलराइट। तो ये मैंने कैसे -2.33 निकाली है? अल्फा को देख के जी टेबल से, फ्रॉम जी टेबल। So the argument, I hope so you understood. It was like that कि अगर probability में equation है तो right side की probability left के equal। अब मैं z की वैल्यू निकालना चाहता हूँ ना, तो ये अंदर z की वैल्यू है, तो ये किसके इक्वल होगी? ये इसके corresponding z की वैल्यू होगी। तो ये z की वैल्यू इसके। Now all you need to do is rearrange the terms। तो ये आंसर आ जाएगा x bar c -2.33 सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दो। सिग्मा है मेरे पास, व्हाट वाज सिग्मा 0.5 और n 4 था, एंड n स्क्वायर रूट वाज 4 स्क्वायर रूट, और म्यू इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस म्यू, एंड म्यू वैल्यू इज 12। अब बस आपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना है एंड यू विल गेट x बार से ये क्रिटिकल पॉइंट आपको 11.41 मिल जाएगा। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस टाइप 1 एरर। ओके, आई होप सो आपको फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप जो टाइप 1 एरर के क्वेश्चंस की है समझ में आ गई होगी। इन फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस we were given with critical values, वो values जिस पे हम डिसीजन करते हैं h0 ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रांजिशन पॉइंट, बाउंड्री होती है ट्रू और फॉल्स के बीच में, उससे फिर हम टाइप 1 एरर निकालते हैं। और टाइप 1 एरर की सेकंड टाइप उन क्वेश्चंस की थी, वो क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको टाइप 1 एरर गिवन है, और ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो फाइंड दिस क्रिटिकल पॉइंट जो बाउंड्री वैल्यू है। तो उन टाइप 2 क्वेश्चंस आर बिट ट्रिकियर। तो इसमें करना ये है कि आपने टाइप 1 एरर की डेफिनेशन लिखनी है, 0.01 जो टाइप 1 एरर है वो लिख लिया, एंड राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ c। अगर ये लेफ्ट साइडेड है तो मैंने लेफ्ट साइडेड लिख ली, अगर ग्रेटर देन होता तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लिखता, नॉट इक्वल टू होता तो मैं यहाँ पे लिखता लेस देन प्लस ग्रेटर देन, तो दो टर्म्स बनती। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक मैं प्लस वाली टर्म और लिख देता। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस वैल्यूज। आई होप सो इट इज क्लियर। इफ इट इज नॉट यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं।
Alright, so this is once again type 1 question. आप इस तरह करें, वीडियो को पॉज करें, try to solve yourself. क्वेश्चन आसान है, आपको करना चाहिए. If you have difficulty then you can see the video, otherwise skip this question. So वही बात जो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है. पहले h0 h1 लिखना है. तो क्वेश्चन में सीधा ही गिवन है h0 mu is equal to 100, फिर h1 लिख लो, alternate hypothesis, and this time mu is not equal to 100. So ये टू साइडेड है, आपको पता चल गया कि नॉट इक्वल है. तो थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया करना ये है कि आपने एक बॉक्स बना लेना. इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस. ना भी बनाओ कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर लो, लेकिन ये आपको मिस्टेक ना करें उसमें हेल्प करेगा आपकी. तो मैं ये करता हूँ. टू साइडेड है तो मैं 3 बॉक्स बनाऊंगा. वन साइडेड होता तो 2 बनाता. तो यहाँ पे h0 ट्रू है, यहाँ पे h0 false है, and this is also the region where h0 is false. h0 true means mu is equal to 100, ये मैंने लिख लिया, और h0 false दो साइड पे है, यहाँ पे mu greater than 100, राइट, और mu less than 100. तो ये टू साइडेड हो गया हाइपोथेसिस, राइट. तो ये जो मैंने बताया हुआ है, जो x एक्सिस पे है ना, ये लाइन एवरेज की है, and these are the points which are called critical points, जो boundaries है ट्रू और फॉल्स के बीच में, एंड इट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. तो अगर आप ये पार्ट देखो तो उसमें गिवन है कि एक्स बार जो क्रिटिकल पॉइंट है, रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन, h0 ट्रू का ये एक्सेप्टेंस रीजन है. दिस इज बिटवीन 98.5 से एक्स बार जो है वो 101 तक है. इसके बीच में हम नल जीरो h0 या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. सो दीज आर two critical points. Now what else I have been given with the mean. Okay, mu ये given है. I can write mu 100. Do we have given with sigma? Yes. So standard deviation is 2, and we must be given with sample size, and yes, here it is, and the sample size is n is equal to 9. Now the only thing we need to do is write the definition of alpha. Remember, this is probability. पहले random variable आएगा, फिर hypothesis आएगा. So always like that, random variable और यहाँ पे hypothesis. So what is type 1 error? कि h0 true, h0 is true, and ये random variable है वो critical का है, which means we reject, तभी error होगा. Now let's write more mathematically, जिसमें हम calculate करेंगे. तो h0 true means यहाँ पे null hypothesis लिखना है. null hypothesis देखो ऊपर ये लिखा हुआ, तो ये वहाँ से null hypothesis कॉपी करो और यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे random variable आएगा. और random variable कौन सा लिखना है आप, जहाँ पे हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्रिटिकल रीजन. तो देयर आर टू क्रिटिकल रीजन, इफ यू कैन सी, राइट और लेफ्ट पे. सो दीज आर टू क्रिटिकल रीजन, एक राइट पे है और एक लेफ्ट पे. तो मैं लिखूंगा एक्स बार रैंडम वेरिएबल. ये देखें, ये अब मैं क्रिटिकल पॉइंट यूज करूंगा. तो पहले मैं ये लेफ्ट वाला लिख लेता हूँ, एक्स बार लेस देन 98.5, या फिर और टाइप 1 एरर ऐसे कमिट कर सकते हैं कि एक्स बार जो है वो ग्रेटर देन 101.5, दो तरह से, ठीक है. और आ गया प्रोबेबिलिटी में, एंड यू नो व्हेन एवर वी राइट और, प्रोबेबिलिटीज ऐड होती हैं. सो वी विल राइट अल्फा प्रोबेबिलिटी. अब मैं लिखूंगा एक्स बार
लेस देन 98.5 प्रोबेबिलिटीज ऐड करूंगा प्लस प्रोबेबिलिटी x बार ग्रेटर देन 101.5 और ये म्यू हमें इस अपनी याद दहानी के लिए दिस इज ट्रू व्हेन म्यू इज इक्वल टू 100 ठीक है नाउ द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज इसको z में कन्वर्ट कर लो और सॉल्व कर लो तो हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू z ये हम शुरू से करते आ रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी x बार को मैं z में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ z की ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके z लेस देन 98.5 x बार माइनस म्यू म्यू है 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा सिग्मा क्वेश्चन में गिवन है 2 और सैंपल साइज है दिस सैंपल साइज is square root of 9 plus probability z is this time greater than 107.5 x bar minus mu divided by sigma over square root of n ठीक है तो आप इसको कैलकुलेट करो तो अल्फा जो आएगा वो आएगी प्रोबेबिलिटी I didn't calculate it but you can do ये प्रोबेबिलिटी z लेस देन आएगी ये ग्रेटर देन आएगी तो आपको पता है इसको कैसे कैलकुलेट करना है आपने ये करना है कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट कर लेना लेस देन और इसको 1 माइनस कर लो तो ये कैलकुलेट हो जाएगा सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ये टू साइडेड हाइपोथेसिस का एरर आ गया नाउ आई विल शो यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें बाइनोमियल से क्वेश्चन होंगे वो कौन से हैं इसमें वो क्वेश्चंस टाइप 1 एरर के जिसमें सिग्मा और म्यू गिवन नहीं ये अभी तक हमने देखो क्वेश्चंस किए हैं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता थी हमें और म्यू भी पता है और एन सैंपल साइज भी पता है राइट तो हमने z में कन्वर्ट कर लिया लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें ये नहीं पता होगा तो फिर हम z में नहीं कन्वर्ट करेंगे वी विल सॉल्व इट लाइक अ बाइनोमियल थ्रू बाइनोमियल तो बाइनोमियल में आपको पता है ट्रू फॉल्स होते हैं तो इसमें भी आप देखो ये h0 ट्रू और h0 फॉल्स को चेक कर रहे हैं तो इट्स नेचुरली अ बाइनोमियल we can solve this binomial series right so read this question try to identify h0 h1 और फिर आप इसको देखो can you solve this by yourself okay I will directly write h1 h0 and h1 so h0 is जिसमें equal आएगा तो I will write probability small p से मैं लिखता हूँ is equal to 0.6 from where I am getting this information sorry I wrote 0.6 it should be 0.7 right that's why I checked कि मैंने 0.6 कैसे लिख लिया so this is 0.7 because evaluate alpha assuming that p is 0.7 right तो equal वाला होता है now and what about alternate not equal आएगा क्या आएगा तो h1 is if you read the question a dry cleaning establishment claims that a new spot remover will remove more than 70% ये न्यूज जो है एस्टेब्लिशमेंट क्लेम कर रही है तो ये मोर देन 70 जो है ना ये है अल्टरनेट हाइपोथेसिस so this says alternate that p is greater than 0.7 so this is null this is alternate and you know that you know the drill के ये one sided है तो two box बना लो in order to calculate alpha and then you will have in one of them h0 is true and the other one is h0 is false
H0 true means P is 0.7, and when H0 is false, I should have made the critical region towards right, because this is a राइट साइडेड हाइपोथेसिस, तो इसमें एरर भी हम राइट साइड पे करेंगे, तो क्रिटिकल रीजन जो है वो राइट साइड पे आएगा जहाँ पे H0 फॉल्स है. तो आई विल राइट H0 फॉल्स हियर, H0 false, which is critical region means greater than 0.7. Alright, now what I want is XC, critical point जहाँ पे हम decision ले रहे हैं, तो I can calculate basically this probability, but first write alpha, then we will see कि ये मैं कैसे solve करूँगा. तो alpha की definition ये है, this is probability, आपको पता है यहाँ पे we write null hypothesis here and random variable here. तो अल्फा की डेफिनेशन H0 true और हम इसको रिजेक्ट करें, तो ये तो होगी डेफिनेशन. बट व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, इसमें कैसे लिखेंगे? तो आई विल राइट अल्फा इज प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पे H0 की स्टेटमेंट क्या है? तो H0 की स्टेटमेंट है P इज इक्वल टू 0.7, राइट. और रैंडम वेरिएबल, अब यह मैंने रैंडम वेरिएबल लिखना है. नाउ आई नीड XC, कि X बार जो है, now it should be given in the question. To check the claim, the spot remover will be used on 12 spots. So total जो spot हम जिस पे check करेंगे वो n is equal to 12. But this is not XC. ये total है. What is the XC? If fewer than 11 of the spots are removed, we shall not reject the null hypothesis. तो मतलब इसका ये कि XC 11 है, मतलब ये है कि अगर 11 से कम स्पॉट रिमूव करता है तो H0 इज ट्रू. तो 11 वो पॉइंट है जिसपे हम डिसीजन चेंज कर रहे हैं. तो वी विल राइट, हम H0 को तब रिजेक्ट करेंगे when X bar is greater than 11, right. Now how can I calculate this? मेरे पास सिग्मा नहीं है, मैं Z में कन्वर्ट नहीं कर सकता. So how can then I calculate this? I can calculate by writing P is equal P probability my system is not responding. So probability X bar greater than 11, और मैं अपने आप को याद करवाने के लिए कि दिस इज ट्रू व्हेन P is equal to 0.7. अब मैं करूंगा ये कि Z में तो नहीं कन्वर्ट कर सकता. कैन आई फाइंड स्टिल दिस प्रोबेबिलिटी? यस वी कैन. हाउ देन? हाउ कैन वी फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी? We can find this probability using binomial. So binomial में क्या, आप if you remember, binomial में हम ये करते थे कि n chosen x, तो यहाँ पे x बार है random variable. Alright, my system is a bit slow. और फिर हम कहते थे कि p पावर x बार और q की पावर जो फेलियर है n माइनस x बार. तो अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? ग्रेटर देन 11, मतलब x बार 11 होगा. दो टर्म्स कैलकुलेट करनी है 12 को.
So this is how I can calculate. तो होगा ये कि मैं okay, I can use only this color because my system is not responding, so I can write n is equal to 10 और x बार दो वैल्यूज होंगी 11 और 12. प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.7 है और x बार दो टर्म्स कैलकुलेट करूंगा 11 पुट करूंगा फिर 12 करूंगा और ऐड कर दूंगा. q जो होता है वो 1 माइनस p होता है तो ये 0.3 आ जाएगा. n 10 है तो माइनस x बार. अब क्या करना है कि x बार की वैल्यू इस इक्वेशन में 11 और 12 पुट करके ऐड कर देंगे. सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट. सो आई एम गोइंग टू पॉज दिस वीडियो एंड रीस्टार्ट माय सिस्टम. ये रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं कर रहा. बाकी का पार्ट आप ट्यूटोरियल का सेकंड वीडियो में देख लो.